कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री। आज शाम सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुलाकात से पहले कपूरथला हाउस में अपने समर्थकों से मिले कैप्टन। हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान। आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से फिर मिलेंगे हुड्डा समर्थित विधायक। रिटायर्ड अफसरों पर मेहरबान हुई हरियाणा सरकार। रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर मिलेगी 20 लाख तक की लग्जरी कार। कार नहीं लेने पर मिलेगा ट्रैवल अलाउंस। मोहाली में कच्चे अध्यापकों का हल्ला बोल। बैठक टलने पर सीएम आवास की तरफ किया कूच। पुलिस ने खदेड़ने के लिए किया वोटर कैनन का इस्तेमाल। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जेल से रिहा होते ही राजनीति में सक्रिय हुए ओपी चौटाला। दिल्ली में चौधरी देवीलाल की समाधि पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कहा, आयोग बताएगा चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं। बदले गए हरियाणा और हिमाचल के राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर होंगे हिमाचल के नए गवर्नर। राष्ट्रपति ने जारी की नए राज्यपालों की सूची। फरीदाबाद के खोरी गांव में फिर हुई हलचल तेज। 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त। कल गांव में की जा सकती है तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के हैं निर्देश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हितेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस में घमासान बरकरार है। आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस महासचिव से हुड्डा समर्थित विधायक फिर से मुलाकात करेंगे। कल भी केसी वेणुगोपाल से कांग्रेस के इन विधायकों ने मुलाकात की थी। आफ्ताब अहमद, इंदुराज नरवाल, मोहम्मद इलियास, धर्म सिंह ठोकर, गीता भुक्कल, शकुंतला खटक समेत अन्य विधायक एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात करेंगे। संगठन में बदलाव को लेकर ये हलचलें तेज हुई हैं। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा समर्थित तमाम विधायक कल भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे और दिल्ली में आज भी बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस महासचिव से आज एक बार फिर से हुड्डा समर्थित विधायक मिलेंगे। कल भी केसी वेणुगोपाल से इन्होंने मुलाकात की थी। आफ्ताब अहमद, इंदुराज नरवाल, मोहम्मद इलियास, धर्म सिंह ठोकर, गीता भुक्कल, शकुंतला खटक समेत अन्य विधायक आज एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से। आपको बता दें कि हुड्डा खेमा एक बार फिर से संगठन में बदलाव की मांग उठा रहा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी की कमान सौंपने को लेकर ये हलचलें तेज हुई हैं। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हैं। रवि, कल भी हमने लगातार देखा किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में हलचलें तेज थी। दिल्ली में बैठकों का दौर चला। आज भी यही जानकारी मिल रही है कि बैठकें हो रही हैं और कि आज एक बार फिर से महासचिव से मुलाकात कर सकते हैं हुड्डा समर्थित विधायक। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो हरियाणा की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि लगातार जो विधायक हैं उनका दिल्ली आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको बता दूं कि तमाम विधायक, तकरीबन 21 विधायक कल भी पहुंचे थे और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करी। उसके बाद विधायकों का एक समूह केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने पहुंचता है उनके कांग्रेस मुख्यालय में, जिसके बाद तमाम विधायक वापस लौटते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लंच करते हैं और वहाँ पर चर्चा होती है। आज फिर काफ़ी विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर पहुंचते हैं और वहां बैठक का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद तमाम विधायकों में से तकरीबन 9 विधायक हैं जो कि कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं वेणुगोपाल जी से मुलाकात करने। जहां पर वेणुगोपाल से मुलाकात नहीं हो पाती है, उसके बाद तमाम विधायक जो कांग्रेस प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनसे मुलाकात करते हैं। जिसके बाद अब जो आगे की सूरत हाल है कि तकरीबन 5 बजे तमाम विधायक का एक समूह
केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेगा और आगे की जो रणनीति अख्तियार करनी है, जो समस्याएं हो रही हैं हरियाणा कांग्रेस में, उनको लेकर कोई रास्ता निकाला जाएगा। वेणुगोपाल के समक्ष तमाम विधायक बैठेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले दोपहर को तकरीबन 1:30 बजे कांग्रेस के जो प्रभारी है विवेक बंसल, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचते हैं और मगर इस मुलाकात में तकरीबन 40 मिनट मुलाकात होती है प्रभारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। मगर विवेक बंसल से जो बातचीत निकल के सामने आई, मगर वो साफ तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का विवाद है। उनका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में कई राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, कई रणनीति अख्तियार करनी है, रूपरेखा तय करनी है, पंचायत चुनाव है, उपचुनाव है, जिसको लेकर पार्टी रणनीति के लिए आज तमाम लोग आला कमान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर कुछ विधायकों ने साफ तौर पे अपना जो बगावती तेवर है वो मीडिया के सामने दिखाया। बात करें कुलदीप वत्स की, तो उन्होंने खुलकर बोला है कि कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और पार्टी नेतृत्व को लेकर समस्या है। आने वाले समय में जो ब्लॉक लेवल है, बूथ लेवल है, जिला अध्यक्षों पे जो नियुक्ति है, उसको लेकर काफ़ी अहम सवाल है, जिसको लेकर तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा रवि, इसके अलावा क्या बदलाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद, इस चेहरे को लेकर, इस पद पर चेहरे को लेकर खींचतान ये शुरू हुई है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विधायकों का साफ तौर पे कहना है कि जो जिला अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति के लिए कम से कम विधायकों का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर वो प्रभारी से भी मिले, वेणुगोपाल से भी मिले। कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके नाम की चर्चा हो रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक युवा चेहरा हैं, हरियाणा की जनता उन्हें पसंद करती है, आने वाले समय में उनको नेतृत्व की कमान सौंपनी चाहिए, यही कामना करते हैं ये विधायक। इन विधायकों में साफ तौर पे एक ही मत है और ये विधायक साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के बताए जा रहे हैं। मगर कुमारी शैलजा से हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई, हमने उनसे पूछा मैडम आपके साथ कितने विधायक हैं, तो कुमारी शैलजा का साफ तौर पे एक ही कहना था, मेरे 31 विधायक हैं कांग्रेस के और मैं कांग्रेस के साथ हूं और मैं इस तरीके के तमाम इल्ज़ामों को अभी नकार रही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आला कमान से मुलाकात हो रही है, आला कमान फैसला लेगा और सब कुछ आला कमान के हाथ में है। तो ये अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक होती है इसके बाद क्या दोबारा बैठक होती है, और ये जो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं विधायक कि आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष के नाम में बदलाव चाहते हैं, ऐसा होता है या नहीं, ये मुमकिन हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 5 बजे तमाम विधायक आज केसी वेणुगोपाल से कांग्रेस मुख्यालय में मुलाकात को लेकर जो तमाम अटकलें, जो समीकरण बनाए जा रहे हैं, क्या उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि गीता भुक्कल की अगर बदलाव होता है संगठन में, पार्टी में, तो क्या भूमिका रह सकती है? बिल्कुल, देखिए गीता भुक्कल से हम लोग जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। आज वो बैठक से जब वो निकलेंगी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो मीडिया को समय देंगी। फिलहाल गीता भुक्कल हरियाणा भवन में अभी आराम कर रही हैं, जिसके बाद वो 5 बजे वो जाएंगी। मगर जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों पर साफ तौर पर गीता भुक्कल ने अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हम आला कमान के समक्ष आए हैं, संवाद करने आए हैं, इस संवाद के बाद ही कुछ कहना मुमकिन हो पाएगा। जी शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो हलचलें आज भी तेज हैं। पंजाब कांग्रेस की तरह हरियाणा कांग्रेस में भी अब घमासान शुरू हो गया है। नेतृत्व को लेकर, पद को लेकर, चेहरे को लेकर एक बार फिर से हुड्डा खेमा अब अपने तेवर दिखा रहा है। लगातार आलाकमान के साथ मुलाकात का दौर जारी है। आपको बता दें कि कल भी हुड्डा समर्थित विधायकों ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। आज भी ये विधायक एक बार फिर से वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे, अपनी बातें उनके सामने रखेंगे। अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड अफसरों पर खट्टर सरकार मेहरबान है। जी हां, हरियाणा सरकार का यह फैसला कि 20 लाख तक की लग्जरी कार में रिटायर्ड अफसर सफर करेंगे। प्रदेश की संस्थाओं में नियुक्त रिटायर्ड अफसरों को लग्जरी कार हरियाणा सरकार देगी। 20 लाख रुपए में टैक्स भी शामिल नहीं। जो अधिकारी कार नहीं खरीदना चाहते उन्हें 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हर महीने 5000 किलोमीटर तक के पैसे दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा सरकार रिटायर्ड अफसरों पर अपनी मेहरबानी दिखा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
यहां रिटायर्ड अफसरों के लिए लग्जरी कार का सरकार ने प्रबंध किया है। 20 लाख तक की लग्जरी कार में रिटायर्ड अफसर सफर कर सकेंगे अपनी नियुक्ति पर, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद अगर वो किसी पद पर है तो उन्हें 20 लाख रुपए में टैक्स भी शामिल नहीं है। मेहरबानी। इसी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज जुड़े हैं। मनोज, रिटायर्ड अफसरों पर हरियाणा सरकार मेहरबान होती नजर आ रही है। 20 लाख तक की लग्जरी कार में अब रिटायर्ड अफसर जो है सफर कर पाएंगे। क्या जानकारी है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए सुदेश, हरियाणा सरकार ने दर्जनों जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनको पुनर्नियुक्ति दी है। सरकार के तमाम जो निगम हैं, बोर्ड हैं या कुछ स्टैट्यूटरी जो संस्थाएं हैं उनमें इनको नियुक्ति दी गई है। और इन अफसरों को जो रिटायर्ड हो चुके हैं और पुनर्नियुक्ति पा चुके हैं उनके आने जाने की सुविधा के लिए सरकार ने अब कार का इंतजाम भी कर दिया है। सरकार ने एक पत्र जारी किया है, मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी किया गया पत्र है। उसमें कहा गया है कि अब तक कोई नीति नहीं थी कि किस प्रकार की कार या स्टाफ कार ये लोग यूज करेंगे, लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है कि जो बेसिक सैलरी है उस अधिकारी की, अंतिम बेसिक सैलरी उसका 10 गुना ज़्यादा तक की वो कार ले सकते हैं और इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है। यानी कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो पुनर्नियुक्ति पर है वो 20 लाख रुपए तक की कार खरीद सकेगा। इसमें टैक्स शामिल नहीं है, इसमें जितने टैक्स लगेंगे वो भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो 20 लाख की अगर कार है तो उस पर जो टैक्स वगैरह लगा के ये मान लीजिए कि 3-4 लाख रुपए और भी एक्स्ट्रा होंगे, तो इतनी महंगी कार में ये सफर कर सकेंगे। और ये भी सुविधा दी गई है कि अगर कोई अधिकारी ये चाहता है कि उसके पास वो कार नहीं खरीदना चाहता है, अपनी कार निजी इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको आने जाने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, 5000 रुपए किलोमीटर अधिकतम महीने के लिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है पूरे देश में सबसे ज्यादा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं सरकार रिटायर्ड अफसरों को फिर से नियुक्ति भी दे रही है, ऊपर से उनको महंगी कार खरीदने का ऑफर भी दे रही है। देखिए सुदेश, अगर एक अधिकारी को दोबारा से पुनर्नियुक्ति मिलती है, उसको रीअपॉइंटमेंट मिलती है, तो वो सारी सुविधाओं का लाभ उठाता है। जितने भी अधिकारी लगे हैं उनको बाकायदा न केवल कार मिलती है बल्कि एक कार्यालय मिलता है, पूरा स्टाफ मिलता है, घर के लिए भी जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। और एक अधिकारी लाखों रुपए में हरियाणा सरकार को पड़ता है। और जहां तक रिटायर्ड अधिकारियों को नौकरी देने की बात है तो हमने देखा था पिछली हुड्डा सरकार में कई अधिकारियों को नौकरी इस तरह से मिली थी दोबारा से, लेकिन बीजेपी सरकार में भी वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। और ताजा उदाहरण हमारे पास राइट टू सर्विस कमीशन के जो चीफ कमिश्नर हैं टीसी गुप्ता, उनको भी हाल ही में नियुक्ति दी गई थी। नवराज संधू को लगाया गया था, पूर्व मुख्य सचिव डीएस डेसी को सीएमओ में नियुक्ति दी गई है। ऐसे तमाम गिनती करें तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी, दर्जनों अधिकारी मिलेंगे जिनको रीअपॉइंटमेंट दी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा सरकार अफसरों पर मेहरबान, वो भी रिटायर्ड अफसरों पर जिनकी एक बार फिर से नियुक्ति हुई है, उन्हें 20 लाख रुपए तक की कार देने का ये ऑफर है। 20 लाख रुपए में टैक्स भी शामिल नहीं रहेगा। अब बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां के खोरी गांव में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। कल खोरी गांव में तोड़फोड़ की जा सकती है। 7 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सभी मैजिस्ट्रेट को 7 जोन में डिवाइड किया गया है। कल जोन 1, जोन 2, जोन 3 में तोड़फोड़ की जा सकती है। गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने के निर्देश हुए हैं। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जब कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी तो यहां पर लोगों ने विरोध जताया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे हैं। अवैध तरीके से यहां पर निर्माण करने का हवाला दिया जा रहा है। वहीं जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें धोखे में रखा, उनसे पैसे वसूले और उन्हें इस तरीके से यहां पर प्लॉट दिए जिन पर आज उनके मकान है और प्रशासन का पीला पंजा कभी भी चल सकता है। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेट है, कब प्रशासन यहां पर पीला पंजा चला सकता है, स्थिति कैसी है? जी सुदेश जी, देखिए बता दें, लगातार जो है वो पिछले कई दिनों की जिस तरीके से असमंजस चल रही थी खोरी गांव को लेकर के, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे तब से ही जो है वो
जिला प्रशासन लगातार जो है वो प्रयास जारी था। तो इसी को लेकर के आज सुबह 7 बजे जो नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल हैं वो अपने नेतृत्व में पूरी टीम को लेकर के वहां पे पहुंची थी। तमाम डीसीपी की बात करी जाए तो खुद डीसीपी, आईपीएस, कई ऐसे अधिकारी जो है वो पुलिस के आला अधिकारी डॉक्टर अंशु जी हैं वो वहां पे पहुंचे हुए थे और तमाम फोर्स जो है वो वहां पे तैनात की गई। तो इसी को लेकर के आज सुबह पहले पूरा डाटा इकट्ठा किया गया गांव में कि आखिर कौन कितने समय से यहाँ पे रह रहा है। वो सब चीज छानबीन करने के बावजूद राजहंस होटल में जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के मीटिंग की गई और मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि कहीं न कहीं जो खोरी गांव में है वो कल से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी जो है वो 4 बजे के आसपास मॉक ड्रिल की जाएगी। लगभग जो है वो 17 से 18 जेसीबी वहां पे पहुंचेंगी। एम्बुलेंस जो है वो टीम वहां पे कॉल कर ली गई है। तमाम आला अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के सतर्क हैं। लगभग बात करी जाए तो 7 जोनों में जो है वो इसको बांटा गया, क्योंकि देखिए जी बहुत बड़ी तोड़फोड़ है। ये बहुत बड़ी तोड़फोड़ के साथ साथ बड़े ही सावधानी से पुलिस को इसमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हंगामा भी इस दौरान हो सकता है। तो इसी को लेकर के लगातार जो है वो पुलिस का प्रयास रहेगा कि शांति प्रिय ढंग से इस पूरे मामले को निपटाए। तो इसी को लेकर के बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, बकायदा एम्बुलेंस तैयार की गई है और तमाम वो आला अधिकारी वहां पे मौके पर हैं और सुबह जो है वो संभावना जताई जा रही है कि सुबह से इस पूरे मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से इसमें पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था कि जो है वो लोगों को वहां से शिफ्ट करके कहीं और भेजा जाएगा, उनको आशियाने फ्लैट दिए जाएंगे, तो उन सब पहलुओं को देखते हुए आज गरिमा मित्तल जी वहां पे पहुंची थी। उन्होंने जांच करी है कि कौन कितने समय से यहाँ पे रह रहा है। उन सभी का डाटा इकट्ठा करके अब आला अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और उसके बावजूद उनको वहां पे शिफ्ट कराने का प्रावधान भी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अब ये कहा जा सकता है कि कल से जो है वो संभावना जताई जा रही है लगभग 3 जोनों के अंदर तोड़फोड़ होगी। देखिए 7 जोनों में बांटा गया है खोरी गांव को और जिसमें से 3 जोनों के अंदर कल तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी अनिल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद का खोरी गांव, जहां पर अतिक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इसी आदेश की पालना करते हुए प्रशासन पूरी तरह से अब तैयार है। तो इसे 7 जोन में बांटा गया है और बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही कि कल प्रशासन 3 जोन में अतिक्रमण हटाने का काम कर सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम अभी से प्रशासन ने कर लिए हैं। उधर डबवाली में बीजेपी के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीट दिया। भाजपा नेता का किसान विरोध करने के लिए आए थे और यहीं पर जब मामला तूल पकड़ता गया तो किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। बड़ी खबर डबवाली से, जहां बीजेपी का कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम में उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ जब बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान यहां पहुंच गए। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीट दिया। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे किसानों ने एक शख्स की जमकर धुनाई की। लगातार किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। डबवाली से मेरे सहयोगी इस वक्त नकुल जसूदा जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। नकुल, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, क्या पूरा मामला था? देखिए सुदेश, ये कल देर शाम का मामला है। भाजपा जिला अध्यक्ष की तरफ से एक प्राइवेट पदाधिकारी है उनकी एक बैठक रखी गई थी। इसकी सूचना जब किसानों को मिली तो किसान वहां पर विरोध जताने पहुंच गए। जो सूचना मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ समर्थक बीजेपी के वहां पर पहुंचे और किसी बात को लेकर किसानों के साथ कहासुनी हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि ये जो इसके साथ मारपीट की जा रही है ये बीजेपी का समर्थक है और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को किसानों की तरफ से पीटा गया है। हालांकि जो किसान नेता वहां पर पहुंचे, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि ये जो शख्स था ये किसानों को गाली गलौज कर रहा था और किसानों ने उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की है। ये सब ड्रामा किया गया है, इस तरह की बातें की गई हैं। फिलहाल पुलिस के पास किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं गई है। पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत आएगी तो उस आधार पे पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी।
जी नकुल, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कल ये कार्यक्रम था बीजेपी नेता का जिसमें ये हंगामा हुआ। जानकारी मिली है कि किसान यहां पर विरोध के लिए आए थे, तभी एक शख्स के साथ उनका विवाद हुआ। किसानों का आरोप कि इस शख्स ने गाली गलौज किया, इसके बाद उसके साथ कुछ किसानों ने हाथापाई की। वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें किसान एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस से जब इस मामले पर जानकारी चाहिए तो पुलिस की तरफ से बताया गया कि अभी तक उन्हें किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत आएगी तो मामले में कार्रवाई जरूर होगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होते ही अब राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। आज ओपी चौटाला दिल्ली में चौधरी देवीलाल की समाधि पर पहुंचे। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देवीलाल की समाधि स्थल पे पहुंचे थे पुष्पांजलि अर्पित करने। सर, बहुत दिनों के बाद मौका मिला देवीलाल जी की समाधि पे आने का, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या दोबारा से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं आप? मैं राजनीति में निष्क्रिय कब हुआ था? मैं तो निरंतर राजनीति में सक्रिय हूँ और जब तक राजनीति में सक्रिय रहूँगा तब तक चौधरी देवीलाल के स्वप्न साकार नहीं होंगे। सर, कहा जा रहा है कि मुख्य भूमिका निभाएंगे आप, रोल मेकर के रूप में होंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने पे काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी आप शायद चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो वक्त बताएगा, चुनाव आयोग फैसला करेगा कि मैं चुनाव लड़ सकूंगा या नहीं लड़ सकूंगा और मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। सर, आपकी परिवार से निकली हुई पार्टी जेजेपी जो पोते आपके हैं, आपकी गोदी में खेले हैं, फिलहाल अभी गद्दी पर हैं, आपकी विचारधारा को लेके आए हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? विचारधारा को कहीं ना कहीं अपमानित किया है क्योंकि किसान लगातार हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं जिसमें जेजेपी भी गठबंधन है। कोई विरोध नहीं है। हम भारतवर्ष के हर नागरिक को साथ लेकर के चलना चाहेंगे ताकि राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो सके। जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, अभी पंचायत चुनाव है, उपचुनाव है, क्या लगता है भूमिका निभाएंगे? क्योंकि एलनाबाद आप ही की सीट है। हम चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे असेंबली के हों, चाहे लोकसभा के हों, हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल ओपी सर, काफ़ी लंबा समय आपने काटा, जो आप पे आरोप लगाए गए, आप उनको कैसे देखते हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि सब कुछ निराधार था, गलत हुआ? अब प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर वो ठीक होते तो मुझे जेल में रिहा नहीं करना था। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज मुझ पे कोई इल्ज़ाम जो लगाए गए थे वो सब गलत साबित हुए, इसलिए मुझे रिहा कर दिया। तो चुनाव लड़ेंगे? चौटाला साफ तौर पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत कर रहे थे कि मौका मिलेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे और उनके आने के बाद जो जनाधार इन लोग से दूर हो गया था वो कहीं ना कहीं वापस लौटेगा। तो बिल्कुल गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला के वापसी करने से हरियाणा की राजनीति गर्म हो गई है। कैमरा नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। अगली खबर धर्मशाला से, जहां 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में लग गई है और यहां धर्मशाला पहुंचे हैं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। धर्मशाला के एक निजी होटल में बैठक चल रही है। बैठक में कांगड़ा के तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजीव शुक्ला धर्मशाला पहुंचे हैं, बैठक ले रहे हैं जिसमें बड़े चेहरे कांग्रेस के शामिल हैं। आज 3 राउंड की बैठक होगी। राजीव शुक्ला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी 2022 के चुनाव से पहले राजीव शुक्ला को सौंपी गई है और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मशाला से विचित्र शर्मा जुड़े हैं। विचित्र, 2022 की तैयारियां शुरू कर दी कांग्रेस की तरफ से, राजीव शुक्ला पहुंचे हैं, क्या जानकारी है? जी सुदेश, बिल्कुल आपने सही कहा है कि 2022 की जो तैयारियां हैं, विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हिमाचल प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो करने शुरू कर चुकी है। और हाँ, बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि उससे पहले जो सेमीफाइनल होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से अभी 3 उपचुनाव होने हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र का होना है, यहाँ फतेहपुर का होना है, वहाँ पे जो कोटखाई का होना है,
तो वहां पर ये जो चुनाव होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो है अब कांग्रेस जो वो पीछे नहीं हटना चाहती है और वो तमाम चीजें जो इस टेन्योर में हुई है, जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है, उनको सबको मुद्दा बनाकर जो है अब इस तरह की वो बैठकें करने लगी हैं। और खासतौर पर यह है कि कांग्रेस के जो नेता जो अलग अलग मंचों पर एकजुट नहीं नजर आते हैं, उनको एकजुट करने के लिए विशेष तौर पर जो सियासी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और खासतौर पर धर्मशाला, यहाँ एक निजी होटल में जो है वो ठहरे हुए हैं और ये बड़े स्तर की बैठक कही जा सकती है। 3 राउंड की बैठक होने जा रही है। सुबह से बैठक जो है वो चल रही है, 2 राउंड हो चुके हैं और शाम को जो है वो तीसरा राउंड होने वाला है। जी शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारी के लिए। तो 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला धर्मशाला पहुंचे। नेटवर्क के 18 फेडरल बैंक संजीवनी वैन देश भर में कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। आप भी इस पहल का समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं कि आज संजीवनी वैन कहां-कहां पहुंची।